हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें सिविक्स यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 उसका आज हम अध्याय 4 चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है कानूनों की समझ। अब तक आपने पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि देश के बारे में, संविधान के बारे में, संसद क्यों चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, इन सब चीज़ों के बारे में और थोड़ा थोड़ा कानून नियमों के बारे में हल्का फुल्का सा आपको पता भी चला होगा। अब आगे इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ कानूनों के बारे में ज़रूर पता होगा। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा, मतलब या तो आपको ये पता होगा कि कितनी एज से पहले, मतलब कितनी एज के होने के बाद ही लड़के लड़की की शादी की जा सकती है, या कितनी उम्र का होने के बाद ही वोट डालना शुरू कर सकते हैं। आपको पता होगा जैसे एक नियम कानून बाइक और कार से रिलेटेड होता है कि जब भी हम ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बाइक पर अगर हम जाने लग रहे हैं तो उस पर क्या होता है, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं ना कि हेलमेट होना ज़रूरी है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो आपके पास व्हीकल है उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप के पास ये चीज़ें नहीं है तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। क्योंकि फ़ाइन क्यों पे करना पड़ा? फ़ाइन इसलिए पे करना पड़ा क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया, यानी कि कोई कानून तोड़ दिया, इस वजह से। यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा कि ये नियम बने हुए हैं, तो यही चीज़ें कानून है। आगे अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। ये सब तो आप समझ चुके हैं कि जितने भी कानून बनते हैं वो संसद भवन में ही बनते हैं। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, मतलब कोई नया कानून जब बना दिया जाए तो वो किस तरह अमल में लाया जाता है, किस तरह से लागू किया जाता है, ये सब बातें। क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है, मतलब कोई ऐसा कानून ऐसा हो सकता है कि कोई कानून सरकार ने बना दिया हो जो लोगों को पसंद ना आया हो, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो। नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो सब हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि क्या कानून सबके ऊपर लागू होता है। इस स्थिति को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। एक सरकारी अधिकारी था जिसके बेटे को अदालत ने 10 साल की सज़ा सुना दी। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि आप उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो मेरे ख्याल से आप यही कहोगे कि उसने गलत काम किया और उसके बेटे को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका बाप एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर आदमी है, ठीक है, पैसे वाला है। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब जब राष्ट्रवादी संविधान बना रहे थे, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, तो उनकी ये मतलब इस बात पे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से जोर लगाया था, सहमति बनाई थी कि भाई जब देश आज़ाद हो जाएगा ना, तो ऐसा कोई मतलब ऐसा काम ना हो जिससे जो सरकार है वो अपनी मनमानी करे। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार ये सेंटेंस आता है, भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होते हैं। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब कोई भाई ये नहीं, कोई पैसे वाला है तो उसको कम सज़ा दे दो, गरीब है तो उसको सज़ा ज़्यादा दे दो, ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है। सबके लिए जो एक मतलब एक कानून जो बना हुआ है ना, हर चीज़ के लिए जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, उसमें जो भी डायरेक्शन है, जो भी सज़ा वगैरह है, जो भी जुर्माना है, वो सभी के लिए बराबर है। आगे, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो। धन्ना सेठ मतलब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी लोग कानून के सामने बराबर है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी अपराध की या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? ठीक है। अब देखो,
जब भी कोई सज़ा सुनाई जाती है तो सज़ा सुनाना ऐसे नहीं होता, उसके लिए एक कानूनी कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई के प्रोसेस के प्रक्रिया के थ्रू ही उसको सज़ा सुनाई जाती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमेशा से ऐसा था कि किसी को सज़ा सब कानून के सामने बराबर हों और सबको ऐसे ही एक सही तरीके से सज़ा सुनाई जाती हो? चलो देखते हैं। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। स्थानीय कानून का मतलब लोकल रूल रेगुलेशन थी। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे, मतलब एक ही मामले में कई तरह के कानून आ जाते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे, मतलब अलग अलग समुदाय अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसको लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ बढ़ा, वैसे वैसे ही ये जो जाति के हिसाब से भाई कि नीची जाति का है तो इसको सज़ा ज़्यादा दो, ऊंची जाति का है कम सज़ा मिलेगी, ये सब सिस्टम ख़त्म कर दिया और सबको बराबर सज़ा मिलनी शुरू हुई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। इतिहासकारों ने में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा, क्योंकि बहुत सारा कोई मानता है कि अंग्रेज़ों के हिसाब से थी, कोई किसी के हिसाब से। आगे एक कारण यह है कि औपनिवेशिक कानून मन मानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। तो जितने भी कानून बने हैं भाई वो हमारे देश के लोगों की वजह से ही बने। उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। 1870 का राजद्रोह एक एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून पर राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ऐसा था ये राजद्रोह भाई, जिसे देशद्रोह कहते थे आजकल। आगे भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम तो ऐसे किसी को भी जेल में डाल दोगे और तुम्हारे बुरे कर्म है, तुम बुरे काम कर रहे हो, बुरी नीतियां बना रहे हो, उसका तो हमें विरोध करना पड़ेगा और तुम विरोध करते ही हमें जेल में डाल दोगे। तो उन्होंने भी हमारे लोगों ने इस कानून का विरोध किया और समानता के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे कि जो न्याय के विचार पर आधारित हो। मतलब कानून को मजबूरी नहीं बनाना चाहते थे हमारे देश के लोग। वो कहते थे भाई इस तरह से कानून बनाओ जो सबके लिए सही रहे, ठीक है, और न्याय पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। मतलब 19वीं सदी के आखिर तक भारत में जो कानूनी पेशा था ना, वकील वगैरह, कानून को एक व्यवसाय के रूप में उभरने लगा। ये कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। उन्होंने कहा कि भाई हम अदालतों में काम करते हैं तो हमें भी अंग्रेज़ों के बराबर सम्मान मिले। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। और उन्होंने जो इंडियन थे, जो कोर्ट वगैरह में काम करते थे, वकील वगैरह थे, जज वगैरह बनने शुरू हुए थे, हल्के फुल्के छोटे मोटे जज, तो उन्होंने हमारे अधिकारों के हिफाजत के लिए काम करना भी शुरू किया। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से योगदान दे रहे हैं। तो मतलब अंग्रेज़ों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी कानून के निर्माण में क्या कर रहे हैं, योगदान देने लग रहे थे पहले की बात में। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल, मतलब ये संविधान एक ऐसी आधारशिला बन गया, एक बेस बन गया, इसी के आधार पर सारे कानून बनने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं, मतलब उसको बदलते हैं थोड़ा बहुत। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा, अंडरलाइन कर लीजिए।
2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन। अब ये क्या था, इसमें आगे देखिए। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। पहले क्या होता था, लड़की जो है, जैसे अब आप हो और आपकी सिस्टर है, ठीक है। अब आपके पापा की मान लो 5 एकड़ या 6 एकड़ ज़मीन है और आप 2 भाई बहन हो, सिर्फ 2, एक लड़का एक लड़की। तो वो 6 एकड़ ज़मीन सारी की सारी, पहले 2005 से पहले क्या कानून था कि वो सारी की सारी आपकी ही रहेगी, आपकी बहन का उसमें कोई हक नहीं है, आपकी माँ का कोई हक नहीं है। लेकिन अब 2005 से इस हिंदू कानून में उत्तराधिकार, मतलब जो आगे उत्तराधिकारी होता है पिता के बाद, उस कानून में संशोधन करके ये कर दिया कि भाई अब सब बराबर बटेगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, अब लड़की की वो मर्जी होती है, चाहे तो वो अपनी ज़मीन वही आपसे ले सकती है, आपकी सिस्टर, ठीक है। 6 एकड़ ज़मीन है तो 2, मतलब आप में, आपकी मम्मी में और आपकी सिस्टर में, तीनों में बराबर बटेगी। तो वो आपसे ले ही जा सकती है, वो आपसे ले सकती है आपकी सिस्टर, कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो देखो क्या है भाई, लड़कियों को ये माना जाता है कि ये पराया धन होती है, इनको तो ससुराल जाना है, ऐसी ऐसी हमारे यहाँ बातें होती हैं। तो उस वजह से लड़कियाँ अपना हिस्सा वगैरह नहीं लेती, ठीक है। लेकिन बहुत जगह लेती भी हैं। और अब आपने देखा होगा आजकल, जब भी आपके पापा, आज के टाइम में, या आपके दादा की ज़मीन है या आपके पापा की ज़मीन है, तो जब भी आपकी फैमिली में कोई ज़मीन से रिलेटेड मामला होता है तो आपकी बुआ वगैरह सभी, और घर की जो बेटियां होती हैं, उन सबको बुलाया जाता है साइन सिग्नेचर करवाने के लिए, जब भी ज़मीन वगैरह उतरवाई जाती है अगले जनरेशन के लिए, क्योंकि भाई उनका भी अब बराबर का हक है, तो इसलिए उनके साइन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये था कानून, ये अंडरलाइन कर लीजिए। 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। आगे देखिए। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए भी कानून है, देख लो, ठीक है। इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं लोग, इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि क्या नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, उनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे नए कानून किस तरह बनते हैं, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज चैप्टर का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 वर्ड आए थे, एक तो राजद्रोह और एक विकास क्रम। ये नीचे हैं, इनकी डिटेल बता देते हैं। विकास क्रम मतलब सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का आसान सा विकास करके फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ों का विकास करना ही विकास क्रम कहलाता है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे, राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बस वो उसको गिरफ्तार कर सकती है भाई। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था, तो ये प्रॉब्लम थी। तो ये था आज का टॉपिक जो आज आपको रीड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।